बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष परवा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आगे टॉपिक को समझने से पहले मैं आपका 5 मिनट लूंगा आपको ये समझाने के लिए कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, ताकि जब क्वेश्चन पेपर आप देखो तो आपको ये ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन कहीं सिलेबस से बाहर तो नहीं आ गया है। इसलिए आपने एक बार ये समझ लिया कि सिलेबस पे चैप्टर्स क्या दिया गया है, आखिर सिलेबस का पर्पस क्या है, ये सिलेबस हमें पढ़ा क्या रहा है। तो आपने बेशक पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो, ये समझ लेने के बाद आपका बेड़ा पार लगा दूंगा। बस मेरे साथ अंत तक बने रहना। सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स दिए गए हैं और एक यूनिट के अंदर 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं। जैसा फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है शिक्षा यानी कि एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, एजुकेशन का एम क्या है एंड इसका प्रोसेस क्या है। आखिर एजुकेशन हमें क्यों दी जाती है, क्या एजुकेशन सिर्फ हमारे लिए ही है या दुनिया के सभी लोगों के लिए है। हम एजुकेशन का पर्पस समझेंगे। तो एजुकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस सब्जेक्ट के नाम से आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे सिलेबस के अंदर हम एजुकेशन की बात करने वाले हैं। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियाज क्या है, कौन कौन से एक्ट बने हैं, क्या तरीका होता है, ये है सेकंड चैप्टर के अंदर। शिक्षा की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये देखिए आप, इसमें टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, स्कूलिंग, एजुकेशन, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले सेकंड चैप्टर में कि शिक्षण यानी कि एजुकेशन फील्ड में टीचर्स का क्या रोल होता है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले एपिस्टेमोलॉजिकल की। अब एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, आखिर ज्ञान का आधार क्या है। आज हमारे पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, इसका सोर्स क्या है, नॉलेज हमें कहां से मिलता है। इसके लिए हम जांच पड़ताल करते हैं, हम विश्वास करते हैं चीजों में, इसके लिए हम डिबेट करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, और जो ज्ञान यानी कि नॉलेज के सोर्सेज हैं उन सब के बारे में हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसीय, दैट मींस एपिस्टेमोलॉजिकल में। जैसे हिस्ट्री के अंदर इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटी के बारे में, सरकार गवर्नमेंट के बारे में, सेम ऐसा ही एक सब्जेक्ट है एपिस्टेमोलॉजिकल, जिसके अंदर ज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है, इस नॉलेज के बारे में पढ़ा जाता है। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है शिक्षा का नैतिक आधार यानी कि मोरल एजुकेशन। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं वो हमारे अंदर किस प्रकार होने चाहिए, हमें किन आदर्शों को अपनाना चाहिए जो सोसाइटी के अंदर वैल्यूज वगैरह है। तो ये हमें पढ़ना है अपने फोर्थ चैप्टर में। एंड इसके बाद आता है सेकंड यूनिट। इसके अंदर भी 4 चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सामाजिकरण और शिक्षा, यानी कि जब एक इंसान सोसाइटी में रहकर एजुकेशन ले रहा होता है तो इसका सोशलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों के आइडियाज, वैल्यूज, उनके विचार आपस में सर्कुलेट होते हैं। और क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के पार्ट होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, सामाजिकरण होता है यानी कि सोशलाइजेशन हो जाता है। तो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। एंड सेकंड जो चैप्टर है वो है संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में भी कल्चर होता है, वो अलग अलग प्रकार का है। इन सभी कल्चर्स के ऊपर बात करना है हमें। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ अवधारणाएं हैं हमारे संविधान के अंदर जो हमें ये बताता है कि इन सभी राइट्स को देने के बाद ही हम एजुकेशनल राइट्स देते हैं। क्योंकि जब यही राइट्स नहीं होंगे तो एजुकेशनल राइट्स का बंदा क्या ही कर लेगा। क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है देश के अंदर। इसलिए ये जरूरी है। एंड इसके बाद फोर्थ चैप्टर में एक विकासशील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण के आधार, दैट मींस ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप जरा खुद सोचो। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और जनता के पास एजुकेशन है तो जाहिर सवाल जनता अवेयर होगी अपने राइट्स को लेकर, सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर पाएगी जो जनता के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसलिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है एक देश के डेवलपमेंट में। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है, ये अलग अलग थिंकर्स जो अलग अलग समाज सुधारक है, सोशल रिफॉर्मर है, फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने अपने विचार दिए हैं एजुकेशन के ऊपर, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि श्री अरविंदो घोष है, ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, ये एक योगी भी थे यानी कि योगा भी करवाया करते थे। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी के अंदर और एजुकेशन में अपने थॉट्स दिए हैं। इसके बाद है जिद्दू कृष्णमूर्ति, इन्होंने बताया कि एजुकेशन में कौन कौन से सुधार होने चाहिए। इसलिए दुनिया भर के अंदर इनके आइडियाज की तारीफ की जाती है। एजुकेशनल फील्ड के अंदर जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, इसके वजह से इनको विश्वगुरु भी कहा जाता है। एंड इसके बाद है जॉन डेवी। जॉन डेवी के विचार क्या है एजुकेशन पे, एंड रूसो के विचार।
रूसो क्या कहता है एजुकेशन को लेकर। रूसो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर है। इसका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में रहते हुए इसने अपने विचार दिए हैं अपने बुक के अंदर, जिसका नाम था एमाइल। अब ये एमाइल बुक क्या है, इसके क्या विचार हैं, ये तो अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रूसो नामक एक प्राणी भी है जिसने अपने विचार एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन पे दिया है। महिलाओं को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाने से क्या फायदा होगा सोसाइटी को, नहीं होगा, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। एंड इसके बाद है पोलो फ्रेरे। तो इन सब के एजुकेशनल थॉट्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए हैं एजुकेशन पे। तो मैं क्या करने वाला हूं, पूरे सिलेबस में से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और एक एक करके उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर के साथ समझा दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरी सेकंड वीडियो है इस सेम सब्जेक्ट पे। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो आई है ये वाली, ये लास्ट ईयर मैंने अपलोड की है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। फिर भी जिसने नहीं देखा है इसको जरूर देख लेना। इसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो आप यूं समझ सकते हो कि ये कंटिन्यू पार्ट है इस वाले वीडियो की। देन अब हम क्या करने वाले, एक एक करके इस पूरे सिलेबस का जो अपडेटेड लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के ज्ञानात्मक यानी ज्ञान मीमांसीय आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा करें। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एज एपिस्टोमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता क्या है, पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, देन हम आंसर को समझेंगे। देखो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक को ही ज्ञान मीमांसीय भी कहा जाता है। ज्ञान मीमांसीय या ज्ञानात्मक, जिसको इंग्लिश में एपिस्टोमोलॉजिकल कहा जाता है, इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि नॉलेज हमें मिलती कहाँ से है, आखिर इसका सोर्स क्या है। हम इसमें डिबेट करते हैं, कंट्रोवर्सी के बारे में सर्च करते हैं और उन सभी चीजों को पता कर कर हम सीखना, समझना और हम अपने थिंकिंग को कैसे इंप्रूव करें ताकि हम क्रिटिकल थिंकिंग बना पाए अपने आप। कोई चीज गलत है तो गलत का पता लगाना, सही है तो सही का पता लगाना, ये सब कुछ हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान हो। पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखो ज्ञान आधारित समाज, आज की जो हमारी सोसाइटी है वो ज्ञान पे आधारित है, यानी कि सबको किसी ना किसी चीज की नॉलेज है और सब एजुकेशन लेना भी चाहते हैं। तो एजुकेशन जो है इसका मेन मकसद क्या है, ये व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराता है। आज जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनको ये पता चल पाता है कि सही और गलत में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर एजुकेटेड लोग ये इजिली पता कर पाते हैं या वो इस चीज को लेकर अवेयर होते हैं कि उनके लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि उनके जीवन का डेवलपमेंट होता है। संपूर्ण शैक्षणिक संरचना यानी कि आज के इस टाइम में जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं नॉलेज पे ही बेस्ड है, यानी कि इसी पे आधारित। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर क्या होता है, हम सीखते हैं, हम समझते हैं, हम अपने सोच को आलोचनात्मक बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के हाँ में हाँ मिलाते जाए। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। देखो यहाँ पे एक वर्ड है ज्ञान मीमांसीय, इसका मीनिंग क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखो ये एक फिलोसफी यानी कि ये दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक है जिसमें मानवीय ज्ञान, ह्यूमन नॉलेज के ऊपर पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि आखिर ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन का नेचर क्या है, इंसान के पास जितनी भी नॉलेज है इसकी जांच पड़ताल करना। ज्ञान यानी कि नॉलेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, नॉलेज का मेथड क्या है, मुझे तैरना आता है, मुझे गाड़ी चलाना आता है। सिर्फ ज्ञान तो यही नहीं है, हर वो चीज जिसके बारे में आप जानते हो वो सब कुछ ज्ञान है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है हमारा, इसलिए हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और इन सब के बारे में पता चलता है ज्ञान मीमांसा, दैट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी से, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर इन सभी चीजों के बारे में ही पढ़ा या समझाया जाता है। ये जो वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, इसको हिंदी में हम ज्ञान मीमांसा कह रहे हैं, ये ग्रीक के दो वर्ड से बना है। पहला एपिस्टेमी, जिसका मतलब होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज, और दूसरा है लोगोस, इसका मतलब होता है विज्ञान और परिचर्चा। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का सीधा मतलब हुआ जिसमें हम ज्ञान नॉलेज की बात करें और उस पर चर्चा करें, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। तो आपको इंट्रोडक्शन में पहले इसके बारे में बताना है। अब ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान हर उस चीज से हमें मिलती है जो हमें जागरूक करती है, अवेयर करती है, हमारी समझ को बढ़ाती है, हमें विश्वास दिलाती है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो इस तरीके से यह ज्ञान का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ज्ञान मीमांसा का इंपॉर्टेंस बताना है, यानी कि इसका महत्व क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है ज्ञान मीमांसा में ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब कौन होता है, जो चीजों की नॉलेज रखता है। ज्ञान मीमांसा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, सबसे पहला है ज्ञाता यानी कि नोअर, जो चीजों को जानता है। दूसरा ज्ञान यानी कि नॉलेज, और तीसरा है ज्ञे यानी कि जिसको हम नॉलेज दे रहे हैं। ये तीन लोग शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो ज्ञान मीमांसा क्या है, जिसमें हम नॉलेज शेयर करते हैं, जो हमें इस चीज के बारे में बताता है कि इंसान के पास आज जो नॉलेज है वो कहाँ से आई है, नॉलेज कितने टाइप्स की होती है।
हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। प्लस मान लो को ज्ञाता है, यानी कि जिस चीज की नॉलेज रखता है, पहला ये पर्सन होना चाहिए, दूसरा वो जिसको ज्ञान लेना है। तो इन दोनों के बीच में ज्ञान यानी कि नॉलेज का कैसे आदान प्रदान हो रहा है, इनके बीच में क्या कमियां हैं, इनको सुधार करना, और नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन सब के बारे में हमें ज्ञान मीमांसा से ही पता चलता है, एपिस्टेमोलॉजी से ही पता चलता है। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर नॉलेज यानी कि ज्ञान, किस चीज का ज्ञान दिया जा रहा है, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में कौन जानता है यानी कि ज्ञाता, इन तीन चीजों के बारे में हमें पता चलता है। एंड सेकंड जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि ज्ञान मीमांसा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन जो पर्पस है वो क्या है, ये इन चीजों के बारे में प्रश्न उठाता है, क्वेश्चन करता है, कंट्रोवर्सी के बारे में पता लगाता है, उस पर डिबेट करता है, और उनसे रिलेटेड जो भी समाधान है ये उसके बारे में बताता है। तो दरअसल में ज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो 4 हैं। दैट मीन्स ये हमें बताता है कि हमें नॉलेज कहाँ से मिली है, हमें पता तो होना चाहिए ना। तो नॉलेज के ये 4 सोर्स बताता है। सबसे पहला शब्द प्रमाण, जो हम अपने आसपास से सुनते हैं, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, कान, नाक, मुंह, दिमाग, हमारा मन, मस्तिष्क, अंदर की शक्ति, अंतरात्मा, है ना, इनसे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड थर्ड है चिंतन स्रोत, हम जब चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, हम अपने तर्क बुद्धि, हम जो लॉजिक का यूज करते हैं, तो एक इंसान अपने आप में खुद ज्ञानी होता है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार भरा होता है, वो अपने आप में ही चीजों को लर्निंग करता है जब वो चिंतन करता है। चिंतन का मतलब होता है डीपली थिंकिंग, यानी कि जब हम चीजों को गहन तरीके से, बहुत गहरी सोच में हम चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें उसके बारे में पता चलता है। फोर्थ पॉइंट है आंतरिक सूझबूझ। कई बार ऐसा होता है कि जब चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता, तो हम अपनी मन मस्तिष्क से, हम अपनी सूझबूझ से जब हम तुक्का भी लगाते हैं मान लो, तो कई बार वो ठीक निकल जाता है। तो आंतरिक सूझबूझ यानी कि हमारी अंतरात्मा भी हमें कई बार चीजों को सिखा देती है। तो ये 4 तरीके हैं जो हमें ज्ञान मीमांसा से पता चलता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की वैधता और ज्ञान की सत्यता और असत्यता, इनके बारे में पता लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ये पता लगाया जाता है कि जो नॉलेज है इसकी वैलिडिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है उसकी, यानी कि वो लीगल या इलीगल है, सही है या गलत है, इन सब चीज के बारे में हमें पता चलती है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी के ऊपर है कि नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है ज्ञान मीमांसा के अंदर। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान की बात की जाती है, इसलिए इसका वर्ड ही स्टार्टिंग है ज्ञान से। मीमांसा का मतलब जिस पर चर्चा किया जाता है, खोज और जांच पड़ताल की जाती है, मीमांसा। फोर्थ पॉइंट में ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की बात करी जाती है और स्पष्टीकरण किया जाता है, यानी कि स्पष्ट किया जाता है कि नॉलेज में क्या क्लियरिटी है या नहीं है। अब इस चीज के बारे में हमें पता चलता है चिंतन से, विचार करके, स्मृति से, हमें अपनी मेमोरीज से, बिलीव करके यानी कि विश्वास करके, अज्ञानता को दूर करके, सच्चाई का पता लगा के, इन सभी साधनों का, इन सभी सोर्सेज का जब हम यूज करते हैं तो वास्तव में हम ज्ञान का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार जब हम आंसर के एंड में आ जाते हैं तो यहाँ आकर हमें पता चलता है कि ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ज्ञान। दैट मीन्स ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है। ज्ञान मीमांसा हमें नॉलेज के बारे में बताता है, नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ, आखिर आज एक इंसान के पास जो नॉलेज है हर एक चीज का, चाहे डिफेंस का, एजुकेशन का, या हेल्थ का, सोसाइटी की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, या हम अपने ह्यूमन नेचर की, ये सब कुछ हमें बताता है ज्ञान मीमांसा। जैसे हिस्ट्री के अंदर इतिहास पढ़ा जाता है, पॉलिटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, वैसे ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है, जो कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताता है, हमें ज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है और ज्ञान कैसे हम गेन करते हैं, इन सब चीज के बारे में हमें बताता है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण और प्रशिक्षण का क्या अर्थ है। इसके बाद पूछा गया है शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखो दोनों अलग अलग वर्ड है। टीचिंग का मतलब होता है टीच करना या अपने आप को सिखाना, क्योंकि टीच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को पढ़ाना ही होता है, हम अपने आप को भी टीच कर सकते हैं, ये होता है शिक्षण का मतलब। इसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपने आप को स्पेशल किसी पर्पस के लिए ट्रेन करते हैं ताकि हम अपने उस गोल को या जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हम उसको अचीव कर सके। तो शिक्षण यानी कि टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या होता है आपको ये भी बताना है। तो चलिए पहले हम आंसर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं। देखो शिक्षण और प्रशिक्षण आज के इस टाइम में कौशल विकास का एक रूप है जिसमें हम स्किल को डेवलप करते हैं और दोनों का ही मकसद होता है ज्ञान प्रदान करना, यानी कि ये दोनों ही हमें नॉलेज देती है, हमारी जो एलिजिबिलिटी है इसको इंक्रीज करती है। आज के इस व्यावसायिक माहौल में हम पैसा कमाना चाहे तो हम टीचिंग और ट्रेनिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, बट इसके अपने अलग अलग तरीके हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आंसर में। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग। देखो शिक्षण का मतलब होता है, आप जरा इस वर्ड को पहले देखिए, इसका मतलब है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अब जब इसके अंदर वर्ड जुड़ गया शिक्षण तो यहाँ पे इसका मतलब बन गया टीचिंग से, यानी कि मैंने भी आपको बताया था ना, किसी को टीच करना या अपने आप को टीच करना, यानी कि सीखना और सिखाना, ये मतलब होता है शिक्षण का यानी कि टीचिंग का। शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि एक
बहुत लंबा प्रोसेस है जिसका मकसद होता है किसी को सिखाना या उसको ऐसी सुविधा देना जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इस प्रकार शिक्षण, अध्यापक और छात्र इन दोनों के बीच में एक ऐसी कड़ी का काम करता है तो दोनों को ही कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो टीचर भी अपने माहौल और आसपास के इन्वायरमेंट से सीख रहा है। दैट मीन्स वो अपने आप को भी टीच कर रहा होता है। इसलिए शिक्षण का मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। एंड इसके बाद है इसकी कुछ डेफिनेशन। देखो, जब आप अपने आंसर के अंदर किसी थिंकर्स के द्वारा जो थॉट्स दिए गए हैं, अगर आप कोटेशन भी मेंशन करते हो अपने आंसर में, जाहिर सी बात है टीचर बहुत इंप्रेस होगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए एक दो थिंकर्स का नाम जरूर याद कर लेना जहां पे मैंने आपको दिया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। इस नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इसको रीड कर लो एक बार एग्जाम में जाने से पहले। नोट्स की लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे BF स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है ये हमें कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करने का तरीका है क्या शिक्षण। इसके बाद जो वटन है, वटन क्या कहते हैं यहाँ पे? वटन का कहना है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, गाइडेंस यानी कि निर्देशन है, और अपने आप में एनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन है। तो ये होता है शिक्षण का मतलब। तो यहाँ पे स्किनर और वटन, तो यहाँ पे दो थिंकर है जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताया हुआ है यहाँ पे, और दोनों नोट्स को एक साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। इसके बाद प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। देखो, प्रशिक्षण का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक व्यक्ति को हम किसी स्पेशल किसी वर्क के लिए हम उसको तैयार करते हैं या ट्रेंड करते हैं, जिससे कि उसका जो स्किल है ये डेवलप हो सके और जो उसकी एलिजिबिलिटी है ये भी बढ़े। अब मान लो किसी को हम सिलाई सिखा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक ट्रेनिंग तो है। जैसे कोई लड़की मेकअप का काम सीखना चाहती है, या फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, या एयर होस्टेस का कोर्स करती है, या आप टीचिंग करवाना चाहते हो और टीचर का कोर्स करना चाहते हो, जब किसी स्पेशल पर्पस के लिए सिखाया जाता है इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, ये ताकि उसको वो ये चीज आ जाए। अब मान लो मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता तो मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं गाइडेंस लूंगा, तो वो मैं चीज सीख जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब क्या है? ट्रेनिंग लेना या देना। प्रशिक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग थिंकर्स द्वारा दी गई है। इसमें सबसे पहले नाम है फिल्फो का। फिल्फो ने भी इसके बारे में बताया। इसने क्या कहा कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो है किसी विशेष यानी कोई स्पेशल वर्क करने के लिए जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े और हमारी स्किल में इंप्रूवमेंट आए और हम उस काम को पसंद करने लग जाए। जाहिर सी बात है जब तक हमें वो काम नहीं आएगा वो काम हमें पसंद तक नहीं आएगा, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। एंड नेक्स्ट है डेल एस ब्रिज के द्वारा। इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रेनिंग है इससे एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन का जो स्पेशल पर्पस होता है, उसका जो मोटिव होता है कि भाई इसको ये सीखना है, ये नॉलेज लेना है और इसको सीखने के बाद उसको ये काम करना है। अब मान लो कि मेरे को फोन रिपेयरिंग करना है, मेरे को आता तो नहीं है, तो मैं फोन रिपेयरिंग कैसे करते हैं, किसी का फोन खराब हो जाए उसको ठीक करने के पहले मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं क्लासेस लूंगा। जब सीख जाऊं, मैं ट्रेंड हो जाऊंगा, देन मैं फोन ठीक कर पाऊंगा। तो ये प्रक्रिया बताया गया है डेलस ब्रिज के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे? एंड इसके बाद आपको बताना है डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण एंड प्रशिक्षण में। आपको इस तरीके से ही टेबल बनाना है जब भी डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षण की, यानी कि टीचिंग की। देखिए, शिक्षण मनुष्य की प्रवृत्ति है जो इसकी योग्यता को बढ़ाती है। यानी कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास नॉलेज है। अब इस शिक्षा से हम अपने आप को सिखाते हैं और जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हम वहां पे शिक्षण का वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर है? मनुष्य शिक्षा लेता है, एजुकेशन लेता है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट में जो प्रशिक्षण है यानी कि ट्रेनिंग है, इसमें क्या होता है, हम इसमें डिसाइड करते हैं कि मेरा ये पर्पस है और इसके लिए मैं बस सीखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम स्पेशल उसी चीज को करने के लिए हम सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था मोबाइल रिपेयरिंग का, तो हम ट्रेंड होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। बट शिक्षा में ऐसा तो है नहीं। हम शिक्षा में तो हम शुरू से लेके हम सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हुए ही नहीं है भाई। क्लास 10 तक तो हमने सब कुछ पढ़ा है, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस के अंदर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सब कुछ पढ़ते आए हम। यानी शिक्षण में सिर्फ एक चीज नहीं, सभी चीजों का नॉलेज मिलता है। और प्रशिक्षण में सभी चीजों का नहीं बल्कि उसी चीज का नॉलेज मिलता है जिस चीज के लिए हम ट्रेंड हो रहे हैं। आया आपको समझ में डिफरेंस क्या है इसका मतलब? एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसका स्वरूप जो है वो औपचारिक होता है। यानी कि जो शिक्षा है ये फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये दोनों तरीके की एजुकेशन हो सकती है। फॉर्मल में वो हो गई जो हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, इनफॉर्मल में वो हो गई जो हमें कहीं स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता लेकिन हमें फिर भी उनके बारे में सिखाया जरूर जाता है। अब जैसे मान लो क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, आपको टीचर आया तो हम जल्दी से खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम हम बोलते हैं। अब कोई हमें बड़ा मिला तो हम उनको नमस्ते करना है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है। ये वो एजुकेशन जो मोरल एजुकेशन है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। एंड इसके बाद है प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है कि इसका दायरा बहुत सीमित होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे ही जोर दिया जाता है। जिस पर्पस के लिए हम ट्रेंड हो रहे हैं बस उसके बारे में बताया जाता है। तो टीचिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इन्फॉर्मेशन आती है, बट ट्रेनिंग में क्या होता है, लिमिटेड इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। एंड थर्ड पॉइंट में क्या है, यह एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि ये क्या है, ये एक रैशनल एंड लॉजिकल प्रोसेस है। रैशनल जिसमें विवेक का हम यूज करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करके हम लॉजिक के साथ सारा वर्क करते हैं। बट जो ट्रेनिंग है इसमें यंत्रात्मक है। यंत्रात्मक मतलब इसमें मैकेनिकल चीजों का ज्यादा यूज होता है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको मोबाइल रिपेयरिंग का, तो इसमें मैं टूल्स का ज्यादा यूज करूंगा।
भाई यहाँ पे औजार है, यहाँ पे ये रिंगर है, ये स्पीकर, ये डिस्प्ले है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यानी कि इसमें टूल्स का ज्यादा यूज होगा। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है और शिक्षण जो है ये एक रैशनल और लॉजिकल प्रोसेस है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षण में मानवीय पक्ष और चिंतन, इन दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर एंड उसका नेचर और उसकी सोच की क्षमता, वो क्या और कैसे सोच सकता है और कैसे उनको सॉल्व कर सकता है जो उसके सामने प्रॉब्लम्स है। बट जो ट्रेनिंग है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होता है उसके द्वारा हमें सिखाया जाता है। एंड शिक्षण जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये लर्निंग है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बट जो ट्रेनिंग है इस समय आधारित है, यानी कि हम कुछ समय के लिए उन चीजों को सीखते हैं। मान लो मैं टीचिंग करवाना चाहता हूँ तो भाई मैं बीएड करूंगा, और बीएड तो 2 साल की होती है, यानी कि जो भी हम कर ले हम उस पर्पज को सिर्फ फिक्स टाइम तक ही करते हैं, लिमिटेड टाइम में। तो जो भी हम सीखना चाहेंगे वो कोई साल का होगा, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का होगा। ऐसा तो है नहीं भाई कि वो 70 साल तक हम सीख ही रहे हैं। लेकिन शिक्षण क्या है, ये जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम सीखते हैं, या छोटों से या बड़ों से, या एजुकेशन से, या फॉर्मल से, इनफॉर्मल से। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण जो है ये ज्ञान का वर्चस्व होता है, यानी कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा काम आएगी। लेकिन प्रशिक्षण में क्या है कि जो हमने ज्ञान लिया हुआ है वो सब जगह काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लो मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग आता है तो ये सब जगह कहाँ पे काम आएगी भाई, जब तक मोबाइल खराब नहीं होगा मैं उसको ठीक नहीं करूंगा। यानी जिस चीज की मैंने ट्रेनिंग ली है मैं बस वही कर पाऊंगा, यानी कि जो ज्ञान का वर्चस्व है इसका प्रभाव कम पड़ता है। और जो शिक्षण का स्वरूप है, यानी कि जो इसका फॉर्म है या स्ट्रक्चर है, ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है, जो समय की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। बट ट्रेनिंग क्या है, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जो दुनिया भर के अंदर जिसको फॉलो किया जाता है, हम वही सीखते हैं। अब इन पूरे थीम को आप एक बच्चों की एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि शिक्षण है, शिक्षण में क्या है, एक टीचर जब एक बच्चे को एजुकेशन दे रहा होता है तो कहीं ना सीखना और सिखाना दोनों प्रोसेस चल रहा होता है। और इसी टाइम पे जब प्रशिक्षण की बात आती है तो टीचर पहले अपने आप को ट्रेन करता है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का अलग कोर्स होता है, प्राइमरी टीचर कोर्स का अलग कोर्स होता है, एंड हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाने के लिए अलग कोर्स होता है। उसके लिए भाई नेट करो, प्रोफेसर बनो, यानी कि सबका अलग अलग है। तो इन सब की ट्रेनिंग होती है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण यानी कि टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की एजुकेशन के लिए। क्लियर है, इसमें आपको यही बताना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों ही व्यवहारिक कौशल यानी कि प्रैक्टिकल स्किल के लिए एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के कारक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दैट मींस क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका क्या रोल है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण में। यानी कि जब एक इंसान या जब एक बच्चा है छोटा सा मान लो, एक किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए समाज के अन्य जो मेंबर्स है ये उनके साथ जुड़ता है और समाज के बारे में नॉलेज लेता है। आज के इस टाइम में जब इंटरनेट की क्रांति आई हुई है, रेवोल्यूशन आ चुका है इस टाइम पे प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आज बच्चा जब पैदा होता है तो गली में ना खेलकर वो अपने गैजेट से खेलता है। अगर कोई छोटा बच्चा घर में रो रहा होता है तो उसको बाहर घुमाने से ज्यादा उसको फोन पसंद आता है। उसको फोन पकड़ा दो, रोना बंद कर देगा रील्स देखते देखते। तो आज का ये जो सोशलाइजेशन का ये जो तरीका है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी रेवोल्यूशन ला दी है, ये कैसे हो पाया है, आज हम कैसे समाज से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए, इसके बारे में आपको बताना है इस आंसर में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के इस समाज को आकार दे रही है क्योंकि इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जैसे रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। ये सारे प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही एक मीन्स है, डेट मीन्स साधन है, और ये अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आज इस सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जब समाज के गुणों का विकास करता है अपने अंदर। मान लो कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता समाज के बारे में, तो जब तक मैं समाज को देखूंगा नहीं, अपने आस पड़ोस और लोगों को नहीं देखूंगा वो कैसे काम कर रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके रहने और खाने का ढंग क्या है, इन सबको देखने के बाद जो कल्चर मैं अपने आसपास देखता हूँ उसका इम्पैक्ट मेरे पे जरूर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं इस समाज से जुड़ा हुआ पाता हूँ, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरा या एक बच्चे का समाज से जुड़ना ही सामाजिकरण कहलाता है, यानी कि सोशलाइजेशन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया, सामाजिकरण का सीधा मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का समाज से जुड़ जाना ही सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण कहलाता है। क्लियर है? यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में क्या है, जॉनसन के अनुसार देखो, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को सीखने को मिलता है और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी के अंदर और इस लायक बन जाते हैं ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो सोशलाइजेशन इज द ट्रेनिंग which enables the learners to perform social role। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल इंसान हमेशा इंडिविजुअली रहेगा, क्योंकि हम अपने जन्म से ही सोसाइटी के मेंबर्स कहलाते हैं और इसी सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, इसी सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, इनको देख के समझ कर। ग्लिन क्या कहते हैं यहाँ पे, व्यक्ति समूह से जब मिलता है और अपना विकास करता है, यह सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा भी गया है आपसे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से जब हम किसी भी जानकारी को, सूचना को, जैसे समाचार हो गए, एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज वगैरह हो गए, जब हम सीधे
सीधे यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो सूचना पहुंचाना हो गया, क्योंकि आज के इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचना का भंडार भरा पड़ा है यहाँ पे। अब इसमें जैसे टेलीविजन, टीवी हो गया, रेडियो, इंटरनेट से घर बैठे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सोशल मीडिया, आप बैठे घर में हो, आप दुनिया भर की तमाम जानकारी को घर में बैठे बैठे ही मिल जाएगी। आप अपनी जानकारी वहां पहुंचा सकते हो, वहां की जानकारी यहाँ ले सकते हो। और आज एक नया सिस्टम आ चुका है पॉडकास्ट का। इसमें क्या होता है कि दो पर्सन आमने सामने बैठते हैं और ये इनके बारे में पूछते हैं, जो इनसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें दो जनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देता है। और इस टाइम पे यूट्यूब के ऊपर रणवीर इलाहाबादिया इस टाइम पे बहुत फेमस है, जो पॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल पे। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, पॉलिटिशियंस का, बॉलीवुड एक्टर्स का उन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ है। आप उनका चैनल को भी देख सकते हो, वो उसी तरीके का होता है पॉडकास्ट। एंड इसके बाद अन्य डिजिटल संचार उपकरण, एंड इसके बाद कई और भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपने बातों को आगे पहुंचा सकते हैं और वहां की बातें हमारे तक पहुंच सकती है। इसमें आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिकरण कैसे करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका क्या रोल होता है। चलिए हम ये जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सूचना प्रसार कर, यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर एक जगह से दूसरी जगह पे। देखो करता क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि सूचना को लोगों तक पहुंचाता है। तो सिर्फ अपने देश में नहीं, ये ग्लोबल लेवल तक पहुंचाता है। बच्चों की दृष्टि और समझ इस पे पड़ती है, बच्चों को अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, वो लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं, उनके अंदर विचार आने लग जाता है। भाई ऐसा हो क्यों रहा है भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने टाइम में बहुत बुड़बक हुआ करते थे। आजकल के बच्चे पैदा होते ही इतने तेज होते हैं, इतने तेज तर्रार होते हैं, उनको कुछ भी बोलो भाई फटाक से आंसर मिलता है उनसे। जो बचपन में हमें नहीं पता हुआ करता था, आजकल के बच्चे चुटकियां बता देते हैं, यानी कि बहुत तेज हो गए हैं वो बात। तो किसका प्रभाव है ये? इंटरनेट, फोन का, सोशल मीडिया का। सोच और जो उनका दृष्टिकोण है ये बहुत विकसित हो गया उनका। क्यों? क्योंकि आज वो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है, ग्लोबल समाज का बहुत बड़ा उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। कभी कभी कभार कहा भी जाता है कि उनको फोन से दूर रखो, बट एंटरटेनमेंट और पॉजिटिव वे में देखा जाए तो फोन भी सही है, हर चीज का लिमिटेड यूज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? शैक्षिक सामग्री, एजुकेशनल मटेरियल्स। आज इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज कर कई लोगों ने यूपीएससी निकाल दिया, कई लोगों ने गवर्नमेंट जॉब निकाल दी, यानी कई लोग जो लाखों रुपए नहीं दे सकते किसी इंस्टीट्यूशंस को या कुछ सीखने के लिए, तो आज वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म से कई एजुकेशनल रिसोर्सेज को वो ले रहे हैं और उनकी रुचि भी बढ़ रही है इन चीजों के अंदर। जैसे कि उनको साइंस का, लिटरेचर का, आर्ट का, मैथमेटिक्स का और भी कई करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती है। इससे लोग जागरूक होते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है उनकी। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये समाज से जोड़ने का काम करता है लोगों को, एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करके। क्लियर है यहाँ पे? एंड नेक्स्ट पॉइंट है पहचान और आत्म छवि का निर्माण करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ इमेज। दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो हम रोज किसी ना किसी इंसान को देख रहे होते हैं, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम जरूर देख रहे होते हैं। उनमें से ही किसी को हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। भाई मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ भाई, तो हम खुद को दूसरों की तरह बनने के लिए सोचने लगते हैं। तो जब हम ये सोचने लग जाते हैं तभी हमें समझ में आता है कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। हम समाज के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन होता है इससे। जब समाज के बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा, समाज से हम जुड़ाव महसूस करेंगे, इसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे? एंड फोर्थ पॉइंट का है सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखो, आप बच्चा अपने आसपास जिस भी कल्चर को देखेगा, वो चाहे कल्चर सही हो या गलत हो, वो सीख जाएगा। कहा जाता है कि बच्चों के सामने कोई ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि वो जल्दी कैच कर लेते हैं उनको, और वो किसी के सामने भी जाके बोल देते हैं, उनको इतनी समझ तो होती नहीं है। इसीलिए आज के इस टाइम में बच्चे अपने आसपास जो भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो बच्चों पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर उस कल्चर का या एटमोस्फेयर का बहुत नेगेटिविटी वहाँ पे फैला हुआ है, मान लो कहीं गाली गलौज हो रही है, तो बच्चों को मिनट नहीं लगेगा उसको सीखने में, तुरंत सीख जाएंगे। इसलिए घर में कहा जाता है कि हमेशा ऐसा माहौल बना के रखा जाए, ऐसा कल्चर या ऐसा एनवायरमेंट बना के रखा जाए जिससे कि बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सांस्कृतिक प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? शैक्षिक प्रभाव, यानी कि एजुकेशनल इफेक्ट्स। ये भी हमने देखा, इसमें ज्ञान और विज्ञान, कौशल, विचार हमें और लोगों की पता चलती है। आज कोविड से पहले और कोविड के बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज का जो इंपॉर्टेंस बढ़ा है, यह आप हम सब जानते हैं। आज घर बैठे आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल इम्पैक्ट ही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि आप घर बैठे आप मुझे देख पा रहे हो, वीडियोस को देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई है आज यूट्यूब के द्वारा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे को हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। इसलिए यही जो शुरुआत होती है सोशलाइजेशन, यानी कि समाज के और लोगों के साथ जुड़ने की, और ये करता कौन है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट का सामाजिक मेल जोल पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन। देखो, सोशल मीडिया हमारे स्किल को भी इफेक्ट करती है। अगर हम उससे कुछ सीखे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा सीख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया का मिसयूज किया जाए तो कई लोग आपकी प्राइवेसी भी खतरे में डाल देते हैं। भाई है तो ऑनलाइन नहीं ना, तो कई बार सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। आपके पर्सनल डेटा ही चुरा लेना, आज तो डीप फेक का टाइम चल रहा है, कई बार आपकी फोटोज का मिसयूज किया जाना। तो सोशल मीडिया का आज जो ये नेगेटिव यूज किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण सोच और मीडिया साक्षरता, यानी क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। देखो, स्कूलों में या बुक्स में जो हमें पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, वो सबको पढ़ाना और सिखाना भी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हमें क्या सही है और क्या गलत है हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हजारों सैकड़ों लोगों के ओपिनियन है, हम उनको भी सुनते हैं। तो कहीं
ना कहीं हमारे अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो, हम चीजों पर विश्वास करने लग जाते हैं, इसको हम सही समझते हैं। और आज सोशल मीडिया के टाइम में गलत सूचना यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, तो इससे बचना भी जरूरी है। इसलिए सही इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि हम ये डिफरेंस कर पाए कि गलत क्या है और सही क्या है। और ऐसा तब होगा जब हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और ऐसा करने में सोशल मीडिया का भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है? टोटल 7 पॉइंट्स है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल बच्चा भी सोसाइटी के साथ जुड़ जाता है, सोसाइटी के और मेंबर्स को फॉलो करता है, उनको देखता है, उनके कल्चर को समझता है, और हाव भाव को समझने के बाद और उनके हाव भाव को समझने के बाद अपनी सोचने की जो क्षमता है वो उसको विकास करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्यों का आधार तय होने में स्वतंत्रता और समानताओं जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है? यानी कि व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी प्ले इन लेइंग द बेसिस फॉर द एम्स ऑफ एजुकेशन। आपको इसमें ये बताना है शिक्षा के लक्ष्य यानी कि एजुकेशन का जो एम है, मेन जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने में लिबर्टी और इक्वालिटी इनका क्या रोल होता है। क्या लिबर्टी और इक्वालिटी के बिना एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है? क्या एजुकेशन का जो मेन मकसद है उसको हासिल किया जा सकता है या नहीं? आपको इस आंसर में आपको यही बताना है। और कौन कौन से एजुकेशनल राइट्स हैं या एजुकेशनल आर्टिकल्स हैं जो भारत के अंदर एजुकेशनल राइट्स को बताते हैं, तो उन सभी आर्टिकल्स के बारे में भी आपको बताना होगा। देखो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, स्वतंत्रता और समानता दो ऐसे संवैधानिक मूल्य हैं जिसमें शिक्षा के अधिकार छुपे हुए हो। राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट्स है जो कि सभी के लिए है। भारत के सभी लोगों को 14 साल तक फ्री एजुकेशन मिलने का पूरा राइट्स है यहाँ पे। लेकिन अगर लिबर्टी और इक्वालिटी ही ना हो तो एजुकेशनल राइट्स का क्या फायदा? इसलिए आपको इसमें यही बताना है कि जो शिक्षा के जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के, इसको हासिल करने में स्वतंत्रता और समानता की क्या भूमिका है। चलिए आपको बताऊं मैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन की। देखो लिबर्टी हो या इक्वालिटी हो, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एजुकेशनल फील्ड में भी लागू होता है, क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में देखोगे आप, जो कि हमारे संविधान का एक इंडेक्स कह सकते हो आप, उस प्रियम्बल प्रस्तावना में ही ये लाइनें शामिल कर दी गई है, जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो भारत के सभी लोगों को मिला हुआ है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में है। और इसके आगे निःशुल्क यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को भारत के अंदर लागू किया गया 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। और इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के रूप में सभी को राइट टू एजुकेशन मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी समानता के अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक, लिबर्टी का जो राइट्स है वो 19 से 22 तक है। एंड इसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कि लोगों को एजुकेशनल राइट्स जो दिए गए हैं, कल्चरल राइट्स जो दिए गए हैं, वो आर्टिकल 29 से 30 में है। तो ये आर्टिकल्स आपको बताना है जो कि लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ साथ लोगों को एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारत में सभी लोगों को कैसे राइट्स मिले हुए हैं एजुकेशनल, लिबर्टी और इक्वालिटी के। तो भारत के संविधान में वो कौन कौन से वैल्यूज है या कौन कौन से आर्टिकल्स है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है 29 क्लॉज 2 के अंदर। इसमें बताया गया है कि बिना किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग, धन, इन सभी के बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार है। आप बिना किसी भेदभाव के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। आप स्टेट गवर्नमेंट से भी सहायता ले सकते हो, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी ले सकते हो इस कंडीशन में, अगर एफिलिएशन होता है तो। एंड संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया, जिसमें 2 अधिकार बताए गए। कानून के समक्ष समानता यानी कानून की नजरों में सभी समान होंगे, और कानून सभी के लिए एक बराबर होगा, ना कि मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। इसलिए कानून के रखवाले के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, न्याय की मूर्ति जो हम अपने कोर्ट के अंदर भी देखते हैं। इसलिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है शिक्षा के संदर्भ, यानी कि अगर एजुकेशनल राइट्स की हम बात करें तो इसमें यही बताया गया है कि बिना भेदभाव के शिक्षा की पहुंच सभी तक हो। इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट बताना है। एंड इसके बाद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता होनी चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर हो, चाहे मेरे लिए या आपके लिए, हम सब के लिए। इसलिए आर्टिकल 16 एंड 1 में बता भी दिया है अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर देने की गारंटी स्टेट लेता हो, जैसे कि रोजगार के अंदर, अपॉइंटमेंट के अंदर, ताकि किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस से है तो मुख्य धारा में आने के लिए, सोसाइटी के जो मेन जो वर्ग है उनके बराबरी में आने के लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर बताया गया है कि रिजर्वेशन का सिस्टम भी होना चाहिए। इसलिए ST, SC, OBC और अब EWS को रिजर्वेशन मिलता है। एंड इसके बाद है आर्टिकल 21 का के अंदर, इसमें क्या कहा जाता है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा।
और ये प्रोविजन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में करके किया गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया और फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया गया, जो कि आर्टिकल 21 काम में है। इसका सीधा मतलब है कि सभी को राइट टू एजुकेशन मिल गया और ये पूरा सिलेबस हमारे बच्चों के एजुकेशन पे ही है, इसलिए 14 ईयर्स तक सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार मिल गया। तो इसमें आपको यही बताना है जो मेन राइट्स थे। इस तरीके से कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता ये दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का आधार है। अगर यही दोनों नहीं होंगे तो एजुकेशनल राइट्स हमें कहाँ से मिलेगा। इसलिए लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट में ही एजुकेशनल राइट छुपा हुआ है, जो हमें ये बताता है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम एजुकेशन ले सकते हैं और समाज से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा पर कृष्णमूर्ति के विचारों के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका पर विचार, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑन अ टीचर्स रोल विद रेफरेंस टू कृष्णमूर्ति आइडियाज ऑन एजुकेशन। आपको इसमें यही बताना है कि आखिर कृष्णमूर्ति जी के द्वारा शिक्षा पे अपने क्या विचार दिए गए हैं। आप इस इमेज के अंदर फोटो देख सकते हैं इनकी, ये है कृष्णमूर्ति जी। तो इनके क्या थॉट्स है एजुकेशन के ऊपर, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये काफी श्रेष्ठ विचारक माने जाते हैं। शिक्षा से रिलेटेड इनके जो विचार हैं वो काफी उपयोगी हैं, काफी यूटिलाइज किए गए हैं आज के टाइम पे भी। कृष्णमूर्ति के विचारों के कारण ही इनको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे मान लो कि इन्होंने कोई परमाणु बम का आविष्कार कर दिया हो, इस लेवल तक का इनका इंपॉर्टेंस दिया जाता है। 1927 में एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट हुआ करती थी, इनके द्वारा कहा गया कि कृष्णमूर्ति एक इंसान नहीं, ये एक विश्व गुरु है और इनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस प्रकार जो इनके विचार आखिर वो क्या है, इसकी वजह से इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। चलिए हम एक एक करके जानते हैं कृष्णमूर्ति का विचार क्या था। इन्होंने कहा कि एक शिक्षक केवल एक सूचना देने वाला नहीं है, यानी कि टीचर वो नहीं होता जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, बस ज्ञान दे दे। ज्ञान तो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा एक सर्च मारने में, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत। इसलिए ये कहते हैं कि एक शिक्षक केवल एक सूचना देने वाला नहीं है, वही ज्ञान का, सत्य का मार्ग दिखाता है। यानी कि जो आपकी दिशा और दशा में सुधार ला दे, आपको ज्ञान के साथ साथ सच्चाई का रास्ता दिखाए, वही वास्तव में टीचर होता है। इसलिए इन्होंने कहा अ टीचर इज नॉट जस्ट अ गिवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ही शोज द पाथ ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ। ये लाइन की काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आंसर के अंदर कोटेशन के रूप में मेंशन भी करना है। आगे इन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति के लिए सही शिक्षक वह है, यानी कि सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो एक निडर हो, किसी डरता ना हो, स्ट्रेस फ्री हो, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटर, अपने अंदर ऐसी भावना रखता हो और मुक्त वातावरण बनाता हो जिससे कि बच्चे अपना विकास कर सके। यानी कि एक टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें सभी बच्चे खुलकर बातें रख सके और उस एनवायरनमेंट में कुछ सीख सके। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है। देखो सबसे पहला पॉइंट है सीखने के सूत्रधार, यानी कि फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। देखो सच्ची सीख तब होती है जब दिमाग बिना किसी बाहरी दबाव के खोज करने और खोजने के लिए इंडिपेंडेंट हो। आगे कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि एक शिक्षक को ऐसा माहौल बना देना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से बात कर सके, सवाल पूछ सके, गंभीर रूप से सोचने के लिए वो मजबूर हो जाए। कभी कभार होता है ऐसा स्कूलिंग टाइम के अंदर, टीचर जब कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ये कहते हैं कि सीखने के लिए लोगों को मजबूर करो, ऐसा टीचर होना चाहिए और ऐसा माहौल क्रिएट करो। भाई अब जो आप पढ़ा रहे हो उसको इतना इंटरेस्ट बना दो कि बच्चा सिर्फ उसी पे ध्यान दे और कहीं उसका ध्यान भटके ही ना। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द होल पर्सन, यानी कि आपको सभी को समझना होगा। यानी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं संपूर्ण व्यक्ति, जितने भी लोगों को आप पढ़ा रहे हो, जो भी आपके क्लासरूम में, उन सबके महत्व को समझो, ना कि केवल एक कक्षा में एक छात्र को समझो। आप पूरे क्लासरूम के मान लो जब 30 स्टूडेंट है या किसी किसी में तो 50 स्टूडेंट्स भी होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, उनकी नॉलेज अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ उन पे ध्यान देना चाहिए एक क्लासरूम में एक बच्चे को, बल्कि हमें उन सभी यूनिक आइडियाज़ को पहचानना चाहिए क्लासरूम में, सभी स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, इन सब के ऊपर बात करना चाहिए। एक टीचर को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लाइफ के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, उन सभी को जानने के बाद ही उनको पढ़ाना चाहिए कि क्या इसकी वीकनेस है और क्या इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तभी वो उस बच्चे को अच्छे से समझ सकता है। एक डॉक्टर एक पेशेंट यानी कि मरीज का इलाज तभी कर सकता है जब तक उसको मरीज के बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए। आधी अधूरी जानकारी होगी, सही से समझ नहीं पाएगा वो, तो क्या पता वो इलाज उसका ठीक से ना कर पाए। यही सेम कंडीशन एक टीचर की है। टीचर अगर एक स्टूडेंट के बारे में अच्छे से सब कुछ जान गया, जब वो पढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों याद नहीं हो पाता, समझ क्यों नहीं हो पाता, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि टीचर को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें कर रहे हैं कृष्णमूर्ति जी। थर्ड पॉइंट में बताते हैं ये लिबर्टी
और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। इसलिए लिबर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि एक ऐसा माहौल हो जहां स्टूडेंट बिना किसी डर के मुक्त हो, यानी कि उनके पास लिबर्टी होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर वो डिसिप्लिन से रहे, बट टीचर से इतना भी ना डरे कि वो बोलने से घबराए। इसलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। टीचर को छात्रों को लिबर्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझने का गाइडेंस देना चाहिए, यानी कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं तो सिर्फ बैठने से मतलब नहीं है, कुछ क्वेश्चन भी करना होता है, तभी वो अवेयर हो पाएंगे। इसके लिए उनके पास काफी सारे ऑप्शन यानी कि विकल्प होने चाहिए, ताकि अलग अलग टॉपिक्स पे बात की जा सके। और ऐसा लिबरल माहौल क्रिएट करके ही टीचर बच्चों की अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, विश्वासों का कोई आरोपण नहीं है, यानी कि नो इम्पोजिशन ऑफ बिलीव्स। देखो कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं यहाँ पे कि टीचर्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको अपनी मान्यताओं या विचारधाराओं को थोपना नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि टीचर जो नहीं कर पाया लाइफ के अंदर वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाले या अपने स्टूडेंट पे निकाले। अपने आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी को थोपे ना। अपने आइडियाज को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको थोप नहीं सकते, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उनको स्वतंत्र सोच के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप हो सके। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि उसको सही और गलत के बारे में पता हो, ना कि वो हाँ में हाँ मिलाने वाला बच्चा या तोते की तरह रटने वाला बच्चा बन जाए। रटने पे नहीं बल्कि समझने पे ध्यान देना है। वो सेल्फ इवेल्यूशन कर पाए, वो आत्म जांच कर पाए, ताकि वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, अपने बुद्धि को समझ पाए। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, जागृति बुद्धि, यानी कि अवेकिंग द इंटेलेक्ट, यानी कि जो बुद्धि है ये जगाना जरूरी है। और ये जगता सिर्फ एग्जाम से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में रटकर पास हो जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक शिक्षक को छात्रों को एक ऐसी बुद्धि विकसित करने में हेल्प करनी चाहिए जो कि काफी डायनेमिक हो, यानी कि समय के अनुसार वो चीजों को समझता हो। ऐसा नहीं है कि समय में बदलाव हो रहा है और उसकी सोच अभी भी ट्रेडिशनल ही है। समय के साथ बदलने वाला हो, उसके विचार में काफी इन्वेशन हो, और जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं वो उसको सामना कर सकता हो, क्योंकि रट कर एग्जाम तो पास कर लेगा, चैलेंजेस का सामना वो कैसे करेगा। इसलिए चीजों को समझना है, प्रॉब्लम को फेस करके खुद सॉल्व करना है, और टीचर को ऐसा माहौल बनाकर उसके बुद्धि में ये सारी चीजें विकसित करना होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा। एंड सिक्स पॉइंट क्या है कि कक्षा से परे सीखना, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें बुक से ही या क्लासरूम में टीचर से ही या क्लासरूम के अंदर चार दीवारों में ही सीखना है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें सीखने के प्रति प्रेम होना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बुक्स में नहीं है, सोसाइटी के अंदर है, समाज या वर्ल्ड सिखाता है। बस सीखने की जिज्ञासा हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, तो ज्ञान का भंडार आपके अंदर आराम से बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कृष्णमूर्ति जी। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कृष्णमूर्ति जी के द्वारा कहे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आंसर अपने एग्जाम के अंदर बनाकर भी लिख पाओ। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि जीवन ही है, इस कथन पर चर्चा करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कहा गया है, डिस्कस द स्टेटमेंट एजुकेशन इज नॉट जस्ट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। यानी कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि जीवन ही शिक्षा है भाई, यानी कि एजुकेशन ही हमारी पूरी लाइफ होती है। अब ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया जॉन डीवी के द्वारा। अब इन्होंने ये क्यों कहा, क्या इसका मतलब है, अब आपको ये पूरा बताना है, इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। चलिए अब हम समझते हैं इसका आंसर। क्योंकि देखो जॉन डीवी माना करते थे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, यानी प्रयोगजनवाद होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि चीजों को एक्सपेरिमेंट करके हमें सीखना चाहिए, ताकि हम अपने लाइफ के हर एक पल को समझ पाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है जॉन डीवी के द्वारा। देखो जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा एक सामाजिक और विकास की प्रक्रिया है, यानी कि ये सोशल और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, क्योंकि सोसाइटी में ही रहकर हम एजुकेशन लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में हम अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो इसी दरमियान ऐसे कुछ चेंजेस हैं, ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन को हमारा लाइफ बना देता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, जॉन डीवी ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की है, यानी कि जॉन डीवी जो है वो एक सपना देखते हैं। आप कह सकते हो ये आइडियल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसको कहा जाता है आइडियल सिस्टम। जब भी कोई ऐसी बात करता है जो अभी सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करती बट वो लाना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, तो इसको उनका आइडियल सिस्टम कहा जाता है। कह सकते हो कि उनकी सपनों की दुनिया। अब जॉन डीवी के द्वारा ऐसा क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। तो वो एक एजुकेशनल सिस्टम की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं भाई कि ऐसा होना चाहिए, और इसमें ये कहते हैं कि व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से एजुकेशन दिया जाए। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराते हुए अगर एजुकेशन देते हैं तो ये बहुत जरूरी है। बट ऐसा कई जगह होता भी है, बट पूरी दुनिया में ऐसा तो होता नहीं है।
इसलिए क्या किया, इन्होंने अपने सपनों की दुनिया के रूप में इन्होंने एक स्कूल खोला 1894 में, जिसको आइडियल स्कूल के नाम से जाना गया। आइडियल का मतलब सिंपल है, यहाँ पे अभी जो एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, इसलिए जस्ट एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, कह सकते हो सपनों की दुनिया में ये कुछ अपनी बातें दे रहे हैं, और अगर ये सही होता है तो देश इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करने के लिए कहा जाता है rather देन थ्योरेटिकल नॉलेज। इसलिए जॉन डीवी के द्वारा कहा जाता है कि बदलते समाज की गतिशीलता के अनुरूप, यानी कि जो समाज बदल रहा है इसके अनुरूप हमें ढल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, बट हमारे एजुकेशन जो मेथड्स हैं, एजुकेशन लेने का जो तरीका है, ये अभी भी वही घिसा पिटा है, पुराना है, ट्रेडिशनल है। इससे हमारा जो प्रगतिशील शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जो टाइमिंग में जो चेंजेस आ रही है, डायनेमिक्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी, हमें ये समझना होगा, ताकि जो स्कूल्स एजुकेशन है इसमें सुधार किया जा सके। इसके बाद क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तभी हो सकता है जब हम क्लासरूम के अंदर या स्कूल्स के अंदर परीक्षण करवाएं और प्रयोग करवाएं, यानी कि टेस्ट करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट करवाएं। ये सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, यानी कि थ्योरेटिकल जस्ट बुक्स की नॉलेज दे देने से ये प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुक्स पढ़ना और सोसाइटी में जाके एक बार खुद प्रॉब्लम को फेस करना दोनों ही अलग अलग चीज़ है। अगर मान लो मुझे अपने स्टूडेंट को ताजमहल के बारे में बताना है, तो जो बुक्स में लिखा है उसको पढ़ाने की बजाय अगर मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको ताजमहल लेकर चला जाऊं और वहाँ पे ताजमहल को दिखाऊं, एक एक करके बताऊं कि भाई कब बनाया गया, किसने बनाया, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके लॉस फॉल एंड क्यों ये विश्व के अजूबे में आता है, तो अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाना है, ये कह रहे हैं जॉन डीवी। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण विधियों, यानी कि जो एजुकेशन देने का जो मेथड्स है उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाए, और हर एक क्लासरूम के अंदर लैब्स होने चाहिए, प्रयोगात्मक रूप से कार्य किया जाए, यानी कि जो भी हमें पढ़ाना है उससे पहले हम उसका प्रैक्टिकली एक लैब के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कर लें। उसके बाद हम देखें कि ट्रेडिशनल या आज जो चल रहा है तरीका, उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, ताकि हम सुधार लाकर रिफॉर्म कर उसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो समय के अनुसार एजुकेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है स्टूडेंट के लिए, और समय समय के अनुसार ये बदलती भी रहती है, ताकि समय के डिमांड के अनुसार स्टूडेंट भी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझते रहें, जो कि आगे उनके काम भी आए। एंड इसके बाद जॉन डीवी के द्वारा जो आइडियल स्कूल का जो इमेजिनेशन किया गया है, इसमें ये कहते हैं कि एजुकेशन का जो मेन सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए एक स्टूडेंट क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, इस पर जोर देना चाहिए। इसलिए जॉन डीवी कहा करते हैं कि शिक्षा को समाज की बदलती गति और बदलते ऑब्जेक्टिव, जितने उद्देश्य हैं, इन सबको पूरा करना चाहिए। जैसे आज भी भारत के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ट्रेडिशनल है, पुराना है, मैकेलो के द्वारा जो बनाया गया वही चला आ रहा है, इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। और भारत सरकार के द्वारा 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर इसमें कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं और बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जॉन डीवी की ये बात कि ट्रेडिशनल नहीं, प्रैक्टिकल और आज के टाइम पे प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि एक टीचर को जितने भी स्टूडेंट हैं उनको खुद से परीक्षण करने, यानी कि सेल्फ एनालाइज करने, अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने, अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। दैट मीन्स हमेशा उनको होमवर्क करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, जैसे हमारे टाइम पे हुआ करता था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के टाइम का एजुकेशन बहुत प्रोग्रेसिव हो चुका है। सेल्फ एग्जामिनेशन हो, रिसर्च हो, इन्वेस्टिगेशन हो, एक्सपीरियंस से वो सीखे, इस पर जोर देना चाहिए, तभी जाके प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो बन पाता है। एंड इसके बाद जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है विद्यालय का, यानी कि एक स्कूल का। चलिए जानते हैं कि स्कूल के बारे में इन्होंने क्या अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखो, स्कूल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जॉन डीवी के द्वारा कहा गया कि समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि समाज के लोग ही इन जगहों पर जाते हैं, चाहे स्कूल हो या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, शैक्षणिक संस्थान हो। डीवी आगे कहते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट सिर्फ स्कूल ही क्रिएट करता है जहाँ पे एक स्टूडेंट अपना डेवलपमेंट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है जो हम अपने घर के माहौल के अंदर नहीं सीखते, वो हम स्कूल में सीखते हैं, क्योंकि ऐसा हमें एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहाँ पे और भी बच्चे मिलते हैं, वहाँ पे और लोगों की थॉट्स होती है, वहाँ पे हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जानने और समझने में हमारी हेल्प होती है। जॉन डीवी आगे कहते हैं कि बालक को नैतिक मूल्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नैतिकता क्या होती है हमें बस ये नहीं बताना चाहिए, बल्कि नैतिक मूल्यों यानी कि मोरलिटी पे बेस कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवा देनी चाहिए लैब्स के अंदर, या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाने चाहिए। अब हम कहते हैं कि भाई बड़ों का सम्मान करो, तो बस ये बोलो मत, अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करो कि ऐसा होने भी लग जाए, सभी छोटे बड़ों का सम्मान कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब वो करते हुए देखेंगे लोगों को, तो वो इससे जरूर सीखेंगे। इसलिए ये कहते हैं
कि एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं। ये बता दोगे कल भूल जाएंगे, वो करके दिखाओगे जिंदगी भर याद रखेगा। एक 3 घंटे की मूवी उनको याद हो जाती है, वो 3 घंटे में पढ़ाई कर ले, उनको 30 मिनट का कॉन्सेप्ट भी याद नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी ये है कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है एक आदर्श प्रतिमान के रूप में विद्यालय के कार्य। आखिर स्कूल्स के क्या वर्क होने चाहिए? देखो, ये स्कूल्स एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन तैयार करते हैं, यानी शिक्षक की रूपरेखा बताते हैं ये कि बालक को उसके आने वाले जीवन के लिए कैसे स्कूल तैयार कर सकता है। और इसके लिए काफी सारे ये पॉइंट्स देते हैं, जैसे बताते हैं कि एक स्कूल को वास्तविक जगत यानी कि वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवाना चाहिए। पूरी गैलेक्सी या पूरे वर्ल्ड यानी कि जगत की सच्चाई क्या है, इन सब के बारे में बताने चाहिए, क्योंकि जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। इसके पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं, उन सभी रीजन्स को बच्चों को शुरू में ही बताना चाहिए, ताकि जब बड़े हों तो जल्द मैच्योर होकर इन चीज़ों को आसानी से समझ पाए। वो स्कूल्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको खुद कुछ ना कुछ कर कर सीखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस और अपने टेस्ट और अपने एक्सपेरिमेंट से। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई एक सिखाए तो हम इसको 2 दिन याद रखेंगे, अगर हमें कोई करके सिखाए तो क्या पता हम इसको 2 से 4 दिन तक याद रखें फिर भूल जाए। लेकिन हम खुद करके सीख ले तो शायद हम इसको भूल ना पाए, क्योंकि इसको हमने खुद करा है। अब मान लो कि आपको कोई अपनी कार में बिठा के कहीं पर लेकर जाए, तो क्या पता आपको रास्ता 1 से 2 दिन याद रहे, फिर आप उसको भूल जाओ। लेकिन कार चलाकर अगर आप 1 से 2 बार खुद चले गए हो वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो रास्ता तक याद हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई काम खुद करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जॉन डेवी कह रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर सब कुछ टीचर्स पे ना छोड़कर बच्चों को भी अपने आप से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर कर सीखना चाहिए, तभी उनके अंदर अनुभव आएगा, ताकि वो अपने आप को एनालाइज कर सके और नीड्स को समझ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सके। एंड इसके बाद बाहरी दुनिया, सामाजिक और भौतिक। आज के टाइम में 4 दीवारी में या बुक्स की नॉलेज तक हम लिमिटेड नहीं हो सकते। बाहरी दुनिया में ऐसी बहुत कुछ घटनाएं हैं जो बुक्स में नहीं है। लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बहुत जरूरी। अब ऐसे कई सारी स्किल्स हैं जो बुक्स में तो है नहीं, एजुकेशन तो हमें दे नहीं रहा, तो उन स्किल्स को हम सोसाइटी के द्वारा ही सीख सकते हैं। जो समाज में घटना घट रही है, जो हमारे आसपास हो रहा है, ये हमें मजबूर करता है उनको सीखने के लिए। जैसे कोविड के पहले एजुकेशनल फील्ड के अंदर ऑनलाइन मेथड का इतना यूज नहीं होता था। मतलब कई टीचर्स को तो पता ही नहीं था कि भाई यूट्यूब क्या है, इस पे कैसे वीडियोस डालते हैं और कैसे मोनेटाइज करते हैं, ये अपलोड कैसे करते हैं वीडियोस। बट पोस्ट कोविड कई टीचर्स को ये सीखना पड़ा, क्योंकि उनके लिए मजबूरी हो गई है। अब टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी ये समझ में आया कि अब उनको ऑनलाइन पढ़ना होगा, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ने का उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनके लिए एक नया है। यही कहा जाता है ये प्रोग्रेसिव मेथड है ये, क्योंकि समय के अनुसार हमने अपने आप को ही बदला, क्योंकि समय बदल गया भाई। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने आप को बदलना होगा, जो समय की डिमांड है उसमें ढलना होगा। अब इसके बाद डीवी की कुछ आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट है कि इसने स्पिरिचुअल एजुकेशन को इग्नोर कर दिया, यानी कि नेगलेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। दैट मीन्स स्पिरिचुअल भी कुछ होना चाहिए, जैसे योगा हो गया, इन सब पे भी जोर देना चाहिए, बट ऐसा कोई पॉइंट डीवी के द्वारा नहीं बताया गया। एंड शिक्षक की भूमिका लिमिटेड कर दी गई है, एंड स्थिर लक्ष्य का अभाव है इसके अंदर। यानी कि डीवी कहता है कि कोई फिक्स गोल नहीं होना चाहिए, हमें समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। बट ऐसी स्थिति में तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास एक फिक्स गोल होना चाहिए। अब मान लो कोई नाव चला रहा है और उसमें कोई नाव चलाने वाला ही नहीं है, तो भाई वो नाव कहाँ जाएगी? अपने आप ही। उसकी दशा व दिशा तो फिक्स नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। हमें अपना एक लक्ष्य फिक्स करना चाहिए, गोल फिक्स करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हम उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए, लेकिन फिक्स करके कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब कोशिश में ना करे भाई, ये तो गलत बात है। तो इसमें आपको ये 3 पॉइंट्स बताना होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जॉन डीवी के द्वारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेरिमेंट कर कर ये जो बातें कही गई है आज से कई साल पहले, ये आज के टाइम पे काफ़ी रिलेवेंट है। और आज स्कूल एजुकेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड बुक्स के बाहर के नॉलेज, चाहे मॉरल एजुकेशन हो गए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि एजुकेशनल मेथड के अंदर भी चेंजेस आ सकते। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के क्या विचार हैं? देखो, जैसे अभी हमने जॉन डेवी की बात करी, अब ऐसे एक और थिंकर आ गया जिनका नाम है रूसो। तो क्रिटिकली एनालाइज द पर्सपेक्टिव ऑफ रूसो विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ चिल्ड्रन एंड एम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। पहला, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, क्या एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी पाना है या कुछ और है। दूसरा, बच्चों का नेचर कैसा होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। तो इन 2 चीजों के बारे में रूसो के द्वारा बताया गया है। देखो, रूसो 18th सेंचुरी का एक फ्रांसीसी फिलोसफर रहा है, जिसने अपने विचार स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन पे भी दिए हैं। बट अभी हमें बात करना है सिर्फ एजुकेशन। तो रूसो के द्वारा बताया गया है कि एक बच्चों का नेचर कैसा होना चाहिए एंड शिक्षा के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये दोनों बातें इसने अपनी बुक में बताई है, और इसकी बुक का नाम है एमाइल।
इसकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इसकी बुक का नाम क्या है, एमाइल। और जैसे जॉन डीवी के द्वारा एक कल्पना किया गया, इमेजिनेशन किया गया कि एक मैं स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल के अंदर मैं ये नियम होने चाहिए, जस्ट एक इमेजिनेशन जो था उसका ही सेम इस तरीके से रूसो भी एक कल्पना करता है कि मान लो एक लड़का है जिसका नाम है एमाइल, यानी कि ये बुक का नाम भी एमाइल रखता है और उस लड़के का नाम भी ये एमाइल रखता है जिसको ये स्टूडेंट बनाता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। और उसी एमाइल जिसको इसने स्टूडेंट बनाया है उसी का रेफरेंस लेकर ये अपना पूरा आंसर समझाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति को लेकर रूसो के क्या थॉट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूसो ने अपनी बुक एमाइल में, यानी कि इसने एक कल्पना की है एक स्टूडेंट की जिसका नाम था एमाइल, और इस एमाइल की एजुकेशन के ऊपर बात करी है इसने एमाइल जो बुक है इसको 5 भागों में बांटा है और बताया है कि किस किस भागों के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, यानी किस स्टेज में हमें क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये 5 जो पार्ट हैं अलग अलग, वो आपको मैंने यहाँ पे चार्ट में बता दिया है। ये देखिए, अब ये डायग्राम देखो, एग्जाम्स के अंदर आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, बहुत ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि नोट्स ले लीजिए, मार्केट से आप 10 ईयर लाओगे, मोटी मोटी बुक्स लाओगे, उसमें ऐसा नहीं मिलता। आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी में से ही आने वाले हैं। देखो एमाइल का जो 5 भाग है, पहला भाग क्या है, शैशवावस्था में शिक्षा जो कि 1 से 5 वर्ष तक होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में शिक्षा जो कि 5 से 12 साल के लिए होता है। इसके बाद 3 और है, बट इन चारों में बताया गया है अलग अलग एजेस में एजुकेशन क्या देनी चाहिए। और जो 5वां इसका भाग है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के एजुकेशन में बात करता है। तो ये आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने बताया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब भी करते हैं। एमाइल के जो 5 भागों में जो पहले के 4 भाग हैं, इसमें स्टेजेस के बारे में बताया गया कि कौन से स्टेज में क्या एजुकेशन देना है। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो क्या है, शैशवावस्था में शिक्षा, जो कि 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। अब इसमें हमें क्या करवाना चाहिए एक बच्चे को, देखो इस टाइम पे बच्चा नर्सरी में, LKG UKG तक पढ़ाई करता है, प्ले ग्रुप में होता है वो। तो 1 से 5 साल में उन्हें उसको बहुत भयंकर कुछ ऐसा करिकुलम नहीं पढ़ाना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवानी है ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे दिमाग से कमजोर रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रूसो यहाँ पे कहता है कि एक बच्चे की कमजोरी दूर करने पे फोकस करना चाहिए 1 से लेकर 5 साल तक की एज तक। एक कमजोर बालक बुरे बालक के समान है, यानी कि अगर एक बच्चा कमजोर रह गया तो वो बच्चा जो सबसे गधा बच्चा होता है या जो सबसे बुरा बच्चा होता है क्लासरूम के अंदर, वो उसी के बराबर कहलाएगा। इसलिए कमजोर नहीं होना चाहिए, वो उसे बलवान बना दो, वो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। अब ये रूसो के विचार है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूसो कह रहा है सारी बात, इस तक ये होनी चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसे खुला और अच्छा वातावरण दो ताकि वो प्रकृति से सीखे, अपने नेचर और दूसरे के नेचर को समझे। बच्चों को मूल्यवान वस्तुएं देकर उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज होता है ना, बच्चा रोने लग जाए, मुझे वो चाहिए, माँ बाप क्या करते हैं, हाँ बेटा मेरा प्यारा बेटा, उसको दिलवा भी देते हैं। भाई बिगाड़ो मत उसको, अगर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो वो बुक्स की कीमत क्या होती है वो समझ नहीं पाएगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कैसे बड़े हुए हैं, हमें पता है, हमने चीज़ों को समझा है, उसकी कीमत जानी है। तो ये बात कह रहे हैं भाई रूसो फर्स्ट पॉइंट के अंदर। क्लियर है, एजुकेशन इन इन्फेंसी के एज में, तो ये हो गया इन्फेंसी वाला एज जो कि 1 से 5 साल की एज तक है। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट में बाल्यावस्था में शिक्षा, यानी कि 5 से लेकर 12 साल तक, यानी कि एजुकेशन इन चाइल्डहुड 5 से लेकर 12 ईयर्स तक क्या क्या उनको पढ़ाना चाहिए। देखो ये एक ऐसी एज होती है जब बच्चा प्री स्कूल से बाहर निकलता है और इस टाइम पे जो उसकी इंद्रियां हैं और जो उसकी यादें हैं, जो उसकी स्मृति है, हमें उसको बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। तो रूसो कहते हैं इसके लिए जो बच्चों की इंद्रियां है उसकी शक्तियों को बढ़ाओ, ताकि जो उसको आज पढ़ाया गया है, जो उसको आज बताया गया है, उसको कल परसों 2-4 दिन तक याद भी रहे। हमें स्मृति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5 साल से पहले की एज में बच्चा जो पढ़ता है वो कल भूल जाता है। 5 साल के बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी आने लग जाती है, और इसके लिए हमें उसके इंद्रियों की शक्तियों को बढ़ाना होगा। यानी कि बाल्यावस्था में ही 5 से लेकर 12 साल के बीच में ही बच्चा सही और गलत के बीच में ज्ञान जान जाए, क्या उसके लिए सही है क्या उसके लिए गलत है। और इसके लिए हमें उसको कई सारे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देने होंगे ताकि मोरल एजुकेशन को वो समझ पाए। यानी कि 5 से 12 साल की एज में जब वो चाइल्डहुड का जीवन जी रहा होगा तो उसको मोरल एजुकेशन दो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, ताकि उसके जो सेंसेस है इसका डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो सही और गलत को समझ सके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, किशोरावस्था में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इन एडोलसेंस। ये 12 से 15 साल तक के बीच में दी जाती है। रूसो जिस बच्चे की कल्पना कर रहा है जिसका नाम एमाइल है, ये कहता है रूसो कि एमाइल शारीरिक, मानसिक और नैतिक, यानी कि फिजिकली, मेंटली और मोरल रूप से ये तीनों चीजें डेवलप होनी चाहिए एक बच्चे के अंदर, ताकि किशोर अवस्था में ही उसके पास बुद्धि इतनी आ जाए
ताकि वो बुद्धि लेने के लिए और आतुर हो जाए, यानी कि उसको लगे कि भाई मुझे अब ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है। क्योंकि 12 से 15 साल की एज जिसमें एक बच्चे के अंदर ऐसे क्वालिटीज डेवलप होते हैं जिसमें वो जानने को भूखा हो जाता है। पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसी क्यों होती है, टीचर से सर ऐसा क्यों होता है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन करता है। वो क्वेश्चन बेशक ऊट पटांग होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता है इस टाइम। हर एक चीजों के बारे में उसको जानना है, जैसे कि दुनिया का ज्ञानी वही बनने वाला है 12 से 15 साल के बीच में। इसलिए रूसो कहता है कि इस एज के अंदर बच्चों की बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये एज वही एज है जिसमें उसकी बुद्धि पे ध्यान देना चाहिए। एंड फोर्थ जो स्टेज है वो एजुकेशन इन एडल्टहुड, दैट मीन्स प्रौढ़ अवस्था में शिक्षा, 15 से लेकर 20 साल तक की एज। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन दो, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे बहकते हैं प्यार मोहब्बत में, नशे में, गलत कामों में। इसलिए मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी। आसपास के वातावरण को ऐसा बनाओ जिससे वो सीख सके। और ये वो एज होता है जब उसके अंदर मेंटली और फिजिकली चेंजेस भी आते हैं, और उसका जो मन मस्तिष्क होता है, जो सोचने की क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। इसलिए इस एज के अंदर हमें उसको मोरल एजुकेशन देना चाहिए। तो ये हो गया फोर्थ स्टेज 15 से लेकर 20 साल तक वाले बच्चों के लिए। एंड इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, महिलाओं की शिक्षा, दैट मीन्स वुमेन एजुकेशन। अब इसको लेकर क्या कहता है ये देखो, जैसे अपनी पुस्तक में माइल नामक लड़के की कल्पना की है, वैसे ही सेम इसने एक लड़की की भी कल्पना की है, इमेजिनेशन किया है, जिसका नाम है सोफी। और ये सारी बातें इसने अपनी अमाइल बुक में ही बताया है। और ये कहता है कि अमाइल की शादी होती है और उसकी पत्नी होती है सोफी। और इसी का एग्जाम्पल लेकर वो आगे कहता है कि रूसो महिलाओं की शिक्षा को तो जरूरी मानता है, लेकिन उसकी शिक्षा यानी कि जो एक महिला है, एक वुमेन है, उसको एजुकेशन सिर्फ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इसकी देनी चाहिए। यानी कि वो एक महिला की जो एजुकेशन है, तो वो इसको लेकर वो काफी लिमिटेड सोच रखता है, यानी काफी ट्रेडिशनल सोच। और ये उस टाइम से चले आ रही है। इसलिए रूसो कहता है कि एक महिला को ये तीनों बातें जो मैं इंग्लिश मीडियम में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आनी ही आनी चाहिए। और वो काफी लिमिटेड सोच दिखा रहा है अपने यहाँ पे। महिलाओं के द्वारा जो भी ज्ञान लिया गया है, यह पुरुषों को खुश करने के काम आना चाहिए, ताकि वो अपने पति या मेल सोसाइटी को खुश रख सके। स्त्रियों को आज्ञाकारी होनी चाहिए, अपने पतियों की बात माननी चाहिए और मेहनती होना चाहिए। तो इस आधार पे भी रूसो की आलोचना की जाती है। भाई इसने महिलाओं को लेकर बस लिमिटेड सोच की बात करी है, और कहीं ना कहीं इसने पुरुषों का गुलाम बना दिया महिलाओं को। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, समाज में महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो इसने कार्य बताए गए हैं वो सीमित बता दिए। आज महिला सिर्फ यही काम तो नहीं करती, हाँ ये एक स्किल का पार्ट उनके लिए हो सकता है, लेकिन आज तो महिला चाहे डिफेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कई सारे एरियाज के अंदर तो महिला आगे है। तो ऐसा नहीं है कि महिला को सिर्फ यही करना चाहिए और आज्ञाकारी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्या एक कि उसका पति आज्ञाकारी ना हो? दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एंड रूसो जो आगे कहता है कि एक पुरुष सेवा करना चाहता है, महिला खुश करना चाहती है, ऐसा करके वो अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखा रहा है। ऐसा बोलकर रूसो ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया। दैट्स वाई रूसो की आलोचना की जाती है। रूसो और महिलाओं के लिए शिक्षा पर रूसो ने जोर तो दिया है। इसने अपनी बुक जो लिखी थी एमिल, जो कि 1762 में आई थी, इसके बाद कुछ और बुक्स इसकी आई, जैसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, यानी कि इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी और इनइक्वालिटी की भी बात करी कि समाज में जो इनइक्वालिटी है ये खत्म होना चाहिए। महिलाओं को विशेष रूप से नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य से बाहर रखा गया था, इसलिए रूसो की आलोचना की जाती है। क्लियर है? तो रूसो ने जब ये कहा तो इसकी आलोचना भी की गई कई महिलाओं के द्वारा। इसमें एक फेमस वुमेन पॉलिटिकल थिंकर है जिसका नाम है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, इसने क्रिटिसाइज की है रूसो की। ये क्या कहती है कि रूसो ने दावा किया कि महिलाओं की समानता सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देगी। आखिर रूसो ने महिलाओं को इक्वलिटी नहीं दी। जीवन में महिलाओं का प्राथमिक कार्य होना चाहिए बच्चों को पालना, बच्चों की देखभाल करना, यानी 4 दीवारी का सिद्धांत दे दिया। भाई 4 दीवारी में रहना महिलाओं को। इसीलिए वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने कहा कि यदि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए ही ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो स्टार्टिंग से वो यही रहेगी। सोसाइटी में सुधार तो होना चाहिए। आखिर एक महिला पुरुषों पर ही डिपेंड होने के लिए थोड़ी बनी है, उसकी अपनी भी आजादी है। उसको एजुकेशन दिया जाए ताकि वो सोसाइटी को समझ सके, सोसाइटी में अपना स्टैंड खुद ले सके। वो ये आपको बताना होगा जो आलोचना की गई है अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एमाइल बुक के अंदर जो इसने अपने एजुकेशनल थॉट्स दिए हैं, कई थॉट्स इसके सही हैं जो कि आज भी रिलेवेंट होते हैं, बट इसने जो महिलाओं को लेकर जो घरेलू कामों और सिलाई बुनाई तक की जो सीमित रखा है, इसको लेकर उसकी आलोचना भी की जाती है। ये आपको बता क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंदो का शैक्षणिक दर्शन। देखो अरविंदो घोष नामक एक ऐसे ही फिलोसफर हुए जिन्होंने अपने व्यूज दिए हैं एजुकेशनल फिलोसफी के ऊपर। तो इनके क्या थॉट्स हैं आपको ये बताना है। अरविंदो घोष के एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में बताइए। अरविंदो घोष एक सच्चे योगी भी थे, महान दार्शनिक, एक बहुत फेमस फिलोसफर भी है। इनके नाम पे डीयू का एक कॉलेज भी है जो कि मालवीय नगर में है, इसका नाम है श्री अरविंदो कॉलेज, और इन्हीं के नाम पे कॉलेज बना है। ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, सच्चे योगी भी रहे, फिलोसफर भी रहे और शिक्षाविद भी रहे, यानी कि ये एक एजुकेशनिस्ट भी रहे जिन्होंने एजुकेशन पे अपने क्या क्या विचार रहे हैं एजुकेशनल फील्ड में। देखिए अरविंदो जो कहते थे यहाँ पे
कि रियल एजुकेशन या वास्तविक शिक्षा वो होती है जो बालक की रुचियों यानी कि उसके इंटरेस्ट, सृजनात्मक, क्रिटिकल, क्रिएटिविटी, मानसिक यानी कि मेंटल, नैतिक यानी कि मोरल, और सौंदर्य बोध यानी कि एस्थेटिक सेंस, इन सभी चीजों को ध्यान रख के उनके अंदर ये सारे गुण को डेवलप करे। यही है वास्तव में एक असली एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं है जो किसी का चाटुकारिता बना दे, जो किसी का गुलाम बना के रखे। ऐसे एजुकेशनल मेथड में चेंजेस लाना है। आगे ये कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और मन के 4 टाइप्स होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है चित्त, दूसरा होता है मानस, थर्ड होता है बुद्धि, और फोर्थ होता है अंतर्ज्ञान। तो अब आपको बताना है एक एक करके इन चारों का मीनिंग डिफाइन करते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि अरविंदो घोष जी ने क्या बताया। सबसे पहले बात करते हैं चित्त की। चित्त का मतलब होता है स्मृति। स्मृति मतलब यादें, जिसमें हम जो चीज याद करते हैं वो सभी याद होकर हमारे चित्त में जाता है, यानी कि वो चीज हमें याद रहती है। दूसरा है मानस, मन की शक्ति। ये हमारे माइंड की दूसरी शक्ति होती है, जो मन की शक्ति होती है। हम कहते नहीं भाई अपनी मन की शक्ति से सोचो, तो ये मन की शक्ति है। मन यानी जब हम अपनी आत्मा की शक्ति से बात कर रहे होते हैं। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? बुद्धि। बुद्धि का मतलब मन की ये तीसरी शक्ति है। अब बुद्धि 2 प्रकार की होती है, पहली दाई, दूसरी बाईं ओर होती है। दाईं ओर जो दिमाग होता है हमारा, हम उसमें पेंटिंग्स, इमेजेस, इनको याद रख सकते हैं, इनको जांच सकते हैं। आज्ञाओं का पालन करना, सूचनाओं को उसके अंदर भंडार रखना, ये सारी एक्टिविटीज हमारे दाईं ओर के दिमाग में है। और बाईं ओर जो हमारी दिमाग होती है, उस दिमाग के अंदर हम चीजों को विश्लेषण करने के लिए रखते हैं। कोई चीजों में डिफरेंस करना हो, कंपैरिजन करना हो, कैटेगराइज करना हो, उसको डिवाइड करना हो, बांटना हो, कोई घटना याद रखना हो, कोई निष्कर्ष निकालना हो, ये सारी घटनाएं हम बाईं ओर के दिमाग से करवाते हैं। तो दाईं का मतलब हो गया राइट और बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट। तो राइट ओर का हमारा जो दिमाग है, माइंड है, उससे हम पिक्चर्स, मेमोरीज एंड अलग अलग चीजों को हम याद रख पाते हैं। बट जो लेफ्ट ओर का जो हमारा माइंड है, के द्वारा हम चीजों में कंपैरिजन कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं एंड हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं। ये आपको बताना है। एंड फोर्थ है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या होता है? ये बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि भाई अपनी अंतरात्मा से सोचो। अंतर्ज्ञान ऐसा ज्ञान जो हमें उस टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन जब हम गहन अध्ययन करते हैं, आंख बंद करके जब हम सोचते हैं, आप कह सकते हो कि हमारे अंदर से एक आवाज आती है, वही हमारा अंतर्ज्ञान कहलाता है। जब 2 लोगों के बीच में एक को चुनना हो तो हमारा अंतर्ज्ञानी काम आता है। मनुष्य को अज्ञानता से दूर करता है। ये उच्च ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। मैंने भी आपको बताया, जब हम चीजों को जानते ही नहीं है फिर भी हमें उसके बारे में पता चलता है, हम अपने अंतर आत्मा से पूछते हैं। कहते हैं कि एक इंसान में 2 इंसान होते हैं। हमारी आत्मा से हम बात कर रहे होते हैं, अंदर अंदर हम बात करते हैं, तो हमारी अंतर्ज्ञान वही है। एंड नेक्स्ट क्या कहते हैं ये अरविंदो घोष के अनुसार? एक आदर्श शिक्षक। जैसे कि एक आदर्श बच्चे की बात करी थी रूसो ने, एक आदर्श बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। बट अरविंदो घोष जी के अनुसार भी एक आइडियल एजुकेटर की बात की गई है। एक ऐसा एजुकेटर, एक ऐसा टीचर जिसको विद्यार्थियों में इन सहज शक्ति को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी डेवलप करे एक टीचर। ये टीचर की जिम्मेदारी है, और टीचर को इन बातों को ध्यान रखना होगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सच्ची एजुकेशन। सेंटर पॉइंट में क्या होना चाहिए? मोरल एजुकेशन। एंड आत्मा का विकास करे, डेवलपमेंट ऑफ द सोल। उसकी आत्मा का विकास करना बहुत जरूरी है। आत्मा का विकास करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े हो गए, आपको सब कुछ का ज्ञान दे दिया गया। नहीं, आपको ये बता दिया जाए कि आप बने किस लिए हो, आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज है जो औरों में नहीं है। ये तभी पता चलेगा जब आपकी आत्मा का विकास होगा, जब आप अच्छे से मैच्योर होगे। और इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? वास्तविक मनुष्य का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द रियल मैन। मनुष्य का वास्तविक जीवन क्या है इसके बारे में बताओ। और ये सब कुछ होगा एक अच्छी एजुकेशन से। बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दो। हमें पहले ये देखना होगा उसकी मानसिक स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि हम 5th क्लास के बच्चों को 10th क्लास की पढ़ाई करवाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। इसलिए उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसके अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए। एंड बच्चे के लिए स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम हो बच्चों को कुछ भी करने की, लेकिन ये आजादी हद से ज्यादा भी ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। एंड चेतना का विकास हो। एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस माइंड, दैट मींस उसका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतना है, इसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। देखो शिक्षा में ब्रह्मचर्य को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि बताया जाए कि इसका मतलब क्या होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं शादी वादी मत करो भाई, और भी कई चीजें जो ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है। एंड शारीरिक बुद्धि, फिजिकल एजुकेशन उनको देना चाहिए शुरुआत से ही। रिलीजियस एजुकेशन उनको देना चाहिए, अपने धर्म के बारे में उनको पता हो। धर्म चाहे कोई सा भी हो, गलत नहीं होता। हमें सभी धर्म मानव मात्र की सेवा ही सिखाते हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण, हमारी जो सेंस है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि सही टाइम पे सही काम कर सके वो। एंड एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं ये फिक्स हो, छात्रों स्टूडेंट की रुचि देखकर उसको वो पढ़ाया जाए। एंड का पॉइंट, मातृभाषा पर जोर देनी चाहिए। एक बच्चों को एजुकेशन उसकी ही लैंग्वेज में दी जाए जो लैंग्वेज उसकी मदर टंग की है। मातृभाषा में वो जल्दी सीखता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर ज्यादा जोर भी दिया गया। तो इस प्रकार ये सभी सिद्धांत शिक्षा के प्रति एक कह सकते हो कि होलिस्टिक व्यूज है। स्पिरिचुअलिटी भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि और ये टीचर से ज्यादा स्टूडेंट यानी कि एक व्यक्ति केंद्रित है, यानी कि ये स्टूडेंट सेंटर पॉइंट में इसको रख के ही ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं श्री अरविंदो घोष जी के द्वारा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है ये सारे पॉइंट जो आपको बताए गए हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये आपको अच्छे से आना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये विद आंसर के साथ आपको समझ में आ गए होंगे। इस पूरी वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने इस नोट्स को पढ़ डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि एक भी टॉपिक आप भूलोगे नहीं।
और इस नोट्स के अंदर वही लिमिटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे इजी लैंग्वेज में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। एक बार इस नोट्स को डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपको जो भी इसमें से नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक करके सिंपल है नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए वाई नाउ पे क्लिक करके। वीडियो देखने के बाद अगर आप एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी ये घुमा ले, आप उनके आंसर लिख पाओगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए नोट्स को डाउनलोड करके एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए। इसके अंदर 10-12 क्वेश्चन होता है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज रेड बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।